नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी फिजा में कई मुद्दे गूंज रहे हैं। उनमें से एक मुद्दा है संविधान, जिसे बचाने की इन दिनों कांग्रेस दुहाई देती नजर आ रही है। तो आखिर कितने खतरे में है संविधान, या फिर यह मुद्दा महज कांग्रेस का चुनावी प्लान? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर बताएंगे आपको। आखिर क्यों चुनावी चक्रव्यूह में संविधान को फंसाकर राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही हैं। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है चुप है, इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उनको आरोप लगाने हैं, क्या करें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर दिन संविधान को बचाने की बात कहती नजर आ रही है, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। लगातार बीजेपी के 400 पार के नारे को संविधान से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर क्यों? तो आपको बता देते हैं कि इसके पीछे कई ऐसे बयान हैं जिसके मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान में बदलाव करना चाहती है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के नेताओं ने संविधान बदलने के सवाल पर ऐसा क्या बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी सांसद लल्लू सिंह की, जिन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। वहीं राजस्थान के नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए दोनों सदनों में बहुमत की जरूरत है। और बीजेपी सांसद आनंद हेगड़े की ओर से भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है। बीजेपी नेताओं की ओर से दिए गए इन बयानों के बाद अब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको लालू यादव का बयान सुनाते हैं। तो लालू यादव ने क्या कहा? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लालू यादव ने कहा कि जो भी संविधान की बदलने की बात करेगा, देश की जनता उसकी आंख निकाल लेगी। लालू ने कहा कि ये सब बीजेपी घबराहट में बोल रही है, ये तानाशाही लाना चाहते हैं। लालू यादव ने कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म करके ये तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। काफ़ी घबराहट है और ये मान के
बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। लालू यादव का बयान सामने आया तो तेजस्वी यादव भी कहां चुप बैठने वाले थे। मामले में उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई। तेजस्वी यादव का कहना है कि संविधान बदलने की बात पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं। लगातार जो है भाजपा के कई नेता जो है संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है चुप है। इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। अगर सहमति नहीं है तो इन सभी उम्मीदवारों पर, प्रत्याशियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कुछ बोल रहे। हर जगह जो है अब तो खुले मंच पे ये लोग बोल रहे हैं, साफ तौर पे जो है ये लोग अपना एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं, तो देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्ष के बयानों पर बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने इस बात को और तूल दे दी है। अरुण गोविल ने कहा कि सर्वसम्मति से संविधान में बदलाव होना चाहिए। बदलाव प्रगति की निशानी है, अगर जरूरी होगा तो किया जाएगा। आपको बता दें कि मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी हैं अरुण गोविल और उनका कहना है कि पहले हालात कुछ और थे और अब आज कुछ और हालात हैं। जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। वहीं अरुण गोविल के बयान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर बीजेपी ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर बीजेपी प्रत्याशी को हराने का पहले ही फैसला कर लिया है। तो जहां एक तरफ विपक्ष 400 पार के नारे को लेकर के अलग मायने निकालने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने इस मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। सुनिए क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं। और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा, और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो। मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको भी परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं हमको के हर एक को कहता हूं, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है। जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूं, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूं, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूं। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था, तो उनमें से किसी ने पूछा कि हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं, अब उनको आरोप लगाने हैं, क्या करेंगे। अग्नि परीक्षा में हम हर दिन आपको एक सीट का सियासी गणित बताते हैं और इसी कड़ी में आज बात करते हैं कांकेर सीट की। सबसे पहले आपको इस सीट का सियासी गणित बताते हैं। 1967 में पहली बार हुए थे चुनाव और लोकसभा चुनाव पहले दुर्ग और बस्तर सीट का हिस्सा थी। सीट पर 14 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और 6 बार
कांग्रेस 6 बार बीजेपी को यहां पर जीत मिली है। एक बार जनसंघ और लोकदल ने यहां पर जीत दर्ज की। और अब आपको बताते हैं इस सीट का जातिगत समीकरण। सीट पर 70% आदिवासी मतदाता हैं, 20% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं, सीट पर 10% सामान्य मतदाता हैं और आदिवासी यहां पर अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं। और अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और किस पार्टी की सीट यहां पर मजबूत देखने को मिलती है। कांकेर लोकसभा सीट में कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, बालोद, गुंडरदेही, डोंडी लोहारा, केशकाल, नगरी ये विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 2024 की लड़ाई में कौन किसको टक्कर दे रहा है। कांकेर में जहां बीजेपी ने भोजराज नाग पर भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर पर भरोसा जताया। वहीं पुराने नतीजों की अगर बात करते हैं तो सीट से लगातार बीजेपी की जीत होती आ रही है। ऐसे में बीजेपी इस बार भी आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर बीरेश ठाकुर भी सीट पर मजबूती का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कुछ सीटों पर उन महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है जो राजनीति में तो नहीं है, लेकिन महिलाओं के इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई पुरानी है। इनमें एक है रेखा पात्रा, जिन्हें बशीरहाट सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। महिलाओं के इंसाफ के लिए उठी एक आवाज जो आज पहचान बन गई। एक आवाज जिसने संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न का जबरदस्त विरोध किया। एक आवाज जिसने संदेश खाली की महिलाओं की दुर्दशा को उजागर किया। वो आवाज जब उठी तो संदेश खाली के आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे और पीड़ित महिलाओं में इंसाफ की आस जगी। ये आवाज है उत्तर 24 परगना जिले की रहने वाली रेखा पात्रा की, जो अब बीजेपी की महिला ब्रिगेड में शामिल है और बशीरहाट सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ रही हैं। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की आवाज बनकर जब रेखा पात्रा सड़क पर इंसाफ के लिए उतरी तो वो उस आंदोलन का चेहरा बन गई। और यही वजह रही कि खुद पीएम मोदी ने भी रेखा पात्रा से फोन पर बात कर उन्हें शक्ति स्वरूप कहते हुए उनकी सराहना की थी। रेखा पात्रा इस समय जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इलाके के कोने कोने में बसे हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, मंदिर में माथा टेक रही हैं और दावा कर रही हैं कि वो इलाके के लोगों की हर समस्या का समाधान करेंगी। संदेश खाली की जो हमारा आंदोलन में जो माँ बहन बाप भाई थे, उनके आशीर्वाद से यहाँ आ पाई और उनकी साथ साथ हमारी साथ आज मोदी जी की भी हाथ है हमारी सर पे। और उनकी साथ हम जहाँ भी जा रही हैं, जिस गांव पे जा रही है, तो वहाँ पे भगवान भी हमारे साथ दे रहा है। रेखा पात्रा बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं। वो उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली की रहने वाली हैं। उनकी शादी भी संदेश खाली में ही हुई। वो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के आंदोलन का चेहरा बनी। बीजेपी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया। पीएम मोदी ने रेखा को शक्ति स्वरूपा कहकर उनकी सराहना की। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा के सामने अब चुनौतियां भी ज्यादा हैं, लेकिन रेखा पात्रा का दावा है कि अगर वो जीती तो इलाके का वो जमीनी विकास करेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार ज्यादा सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने कृष्णानगर लोकसभा सीट पर बड़ा दांव खेला और यहां से राज परिवार की रानी अमृता रॉय को मैदान में उतारा, जो टीएमसी की मजबूत कड़ी मानी जाती रही महुआ मोइत्रा को चुनौती दे रही हैं। पश्चिम बंगाल का नदिया जिला भारत का अभिन्न अंग है। ऐसा नहीं होता अगर कृष्णनगर राज परिवार की रानी ज्योतिर्मयी रॉय नहीं होती। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब नदिया जिला पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन महज 3 दिन के भीतर लड़ाई करके ज्योतिर्मयी रॉय नदिया जिला को भारत में वापस लाने में कामयाब रही। इसी परिवार से रानी अमृता रॉय इस बार बीजेपी के कृष्णनगर केंद्र से प्रत्याशी है। और इसी नदिया जिले की कृष्णानगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अमृता राय को तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के खिलाफ मैदान में उतारा है। बीजेपी उम्मीदवार होने के अलावा उनका एक और परिचय ये है कि वो कृष्णानगर के पूर्व राज परिवार की बहू है। इसी वजह से कई लोग उनको रानी माँ भी बुलाते हैं।
कोलकाता के बालीगंज में जन्मी अमृता रॉय की पढ़ाई ला मार्टिनियर फॉर गर्ल्स से हुई है। फिर लोरेटो से एजुकेशन ऑनर्स के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अमृता रॉय 20 मार्च को बीजेपी में शामिल हुई और सियासी पारी की शुरुआत कृष्णानगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनकर की है, जो कृष्णानगर सीट से तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा को कड़ी चुनौती दे सकती हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद अमृता रॉय ने कृष्णचंद्र राय पर उठ रहे विवाद पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कृष्णचंद्र राय सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में शामिल होकर अंग्रेजों की सहायता के जरिए सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते थे। ये एक धर्म युद्ध था, क्योंकि ये अगर सनातन धर्म आज नहीं रहते तो हम कहाँ जाते? हम तो दूसरा कुछ धर्म